हाय स्टूडेंट्स। तो आज आपका 2024 का प्रीलिम्स का पेपर खत्म हो चुका है एंड ऑल ऑफ यू मस्ट बी एंटिसिपेटिंग द आंसर कीज। वी हैव कम आउट विद द मोस्ट एक्यूरेट आंसर कीज एंड वी हैव टेकन लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर दैट। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं। आज ज्योग्राफी का ज्योग्राफी के आंसर्स में डिस्कस करूंगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन which was asked in geography was, consider the following statement. Statement number 1, the atmosphere is heated more by incoming solar radiations than by terrestrial radiations. तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? देखो, जो सूरज से आने वाली किरणें होती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती है। as soon as these radiations fall, शॉर्ट वेव रेडिएशंस का मतलब होता है the radiations which have high frequency and low wavelength। अब जो रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, वो रेडिएशंस एटमॉस्फेयर को आराम से क्रॉस करके आ सकती है। सो दे कैन पेनिट्रेट द एटमॉस्फेयर एंड दे कैन फॉल ओवर द अर्थ सरफेस। एक बार अर्थ के ऊपर गिरने के बाद दे कन्वर्ट इनटू अ लॉन्ग वेव रेडिएशन लाइक दिस एंड दे मूव आउट। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन बाहर की तरफ जाती है। सो द रेडिएशंस व्हिच गोज आउट ऑफ द अर्थ सरफेस दे आर द लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती है इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ ज्यादा। इसी वजह से इन रेडिएशंस के, इन दोनों के तुलना में these radiations which are coming from the sun, they cannot be absorbed that easily, while the radiations which are moving from the earth they can be absorbed easily। उनको आराम से absorb किया जा सकता है। इसी वजह से ऐसा कहते हैं कि जो सूरज से आने वाली किरणें होती है ना, जो सूरज से आने वाला जो इंसोलेशन होता है, it is transparent for the incoming radiation। So our atmosphere is transparent for incoming radiation, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर उसको अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस है। इसीलिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सूरज की किरणों से कम हीट होता है। रादर जो ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस अर्थ से निकल रही है ना, वो उसको अब्सॉर्ब करता है, और उसी वजह से इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट? The atmosphere is heated more by incoming solar radiations than by the terrestrial radiation. That is wrong. ठीक है? Then second statement is the carbon dioxide and the other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of the long wave radiation। जो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी अदर ग्रीन हाउस गैसेज होती है, ग्रीन हाउस गैस की डेफिनेशन ही वही है। ग्रीन हाउस गैस मतलब द गैसेज विच आर ट्रांसपेरेंट फॉर द इनकमिंग रेडिएशंस while they are opaque for the outgoing radiations। तो सूरज से आने वाली जो किरणें होगी वो ट्रांसपेरेंट होगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। as soon as they fall over the earth surface and they move out of the earth, तो वो धीरे धीरे मूव करेगी बाहर, और तब उस रेडिएशन को अपने एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो उसको अब्सॉर्ब कर पाएगी और उसको ट्रैप कर लेगी। सो दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट ओवर हियर इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट व्हाइल द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो डी इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। अगर हम लोग इक्वेटर और पोल की तुलना करें तो हमें एक दिखाई देगा कि इक्वेटोरियल रीजन में एटमॉस्फेयर जो है वो मोटा होता है, ज्यादा होता है, ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज्यादा होती है वहां पे, व्हाइल इन द पोलर रीजन इट इज थिनर, है ना। दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑब्जर्व्ड फीचर। तो ये करेक्ट है। तो यहां पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। देखो, कुछ रीजंस है कि ये हाइट ज्यादा क्यों है इक्वेटर के ऊपर। उसमें से ये एक रीजन है कि हीट की वजह से, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर गर्मी ज्यादा है, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी हवा जो है वो हल्की होती चली जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट एयर विल ट्राई टू मूव अप। और उसी तरीके से अगर आप पोल में देखो, सो इन द पोलर रीजन द एयर इज कोल्ड, हवा ठंडी है वहां पे। अब ठंडी हवा जो है वो नीचे दबेगी और उसी वजह से एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वहां पे कम होगी। That's why this statement over here is correct। इसके अलावा इवन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर निकलने वाला फोर्स, क्योंकि अर्थ गोल गोल जो घूम रही है तो इक्वेटर की तरफ हवा जो है वो बाहर की तरफ निकलती है, while इन द पोलर रीजन के पास यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगी इक्वेटर में, और पोलर रीजन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर निकलने वाला फोर्स है वो कम है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, इसी वजह से यहां पर हाइट जो है वो कम है। क्लियर है? So here this statement is also correct. This statement is also correct. So answer over here is A.
बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्टेटमेंट 2 ये स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन है? हाँ, उसी का एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि यहां पर हीट है, हीट होने की वजह से, इक्वेटर पे हीट ज्यादा होने की वजह से इक्वेटर के ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज्यादा है, और आप पोल की तरफ जाओगे तो वहां पे हीट कम है, तो हवा कंप्रेस होती है, तो इस वजह से हाइट कम है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट, दैट्स व्हाई ए विल बी द आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग। अब वोल्केनिक इरप्शन से क्या क्या मटेरियल निकल के आता है उसका एक्सप्लेनेशन पूछा है उन्होंने यहाँ पे कि भाई कौन कौन से चीजें जो है वो वोल्केनिक इरप्शन से निकलती है। सिंपल था इसका, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज। पायरोक्लास्टिक डेब्रीज मतलब छोटे मोटे पत्थर जो होते हैं ना, वो जो निकल के आते हैं, जैसे लैपिलीस कहते हैं, बॉम्ब्स कहते हैं, ऐसे जो छोटे छोटे पत्थर या बड़े पत्थर जो निकल के आते हैं वोल्केनिक इरप्शन से, तो उसे पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। तो दिस इज ट्रू, ये तो सबने सुना ही होगा। एश एंड डस्ट, ये भी सही है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना वो इन दो में कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसमें भी इस वाले थर्ड इसमें कंफ्यूज हुए होंगे कि क्या ये सही है या गलत है। दोनों ही सही है यहां पे, 3 एंड 4 बोथ आर करेक्ट। ऑल्दो नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वोल्केनिक इरप्शन में वो बहुत कम होती है, बट स्टिल होती है। सबसे ज्यादा जो वोल्केनिक इरप्शन से मटेरियल निकल के आता है वो होता है सल्फर। तो सल्फर होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, ऐश होती है, डस्ट होती है, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज होते हैं, एंड इवन नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो भी कुछ मात्रा में निकल के आते हैं। सो दैट्स व्हाई ऑल 4 वुड बी द आंसर, है ना, सभी 4 आंसर है इसका। अब which of the following statements, which of the following is correct inference from the isothermal maps in the month of January? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत हुई होगी या फिर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा, बट मैं आपको समझाता हूं। आपके एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ठीक है, बट वो बच्चे बस पढ़ लेते और आगे निकल जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द isotherm deviate to the north over the ocean and to the south over the continents। अब आप सुनो, देखो, अगर हम देखें यहां पे, अगर हम इसकी बात करें अर्थ की, ये लेट्स से एक बॉक्स बनाते हैं यहां पे और इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, विल कॉल दिस एज एन ओशन और इसे हम लोग नाम देंगे कॉन्टिनेंट। आइसोथर्म तो सबको पता है, आइसोथर्म इज द लाइन विच जॉइंस पॉइंट्स हैविंग इक्वल टेम्परेचर, उसे आइसोथर्म कहते हैं। तो भाई अगर कॉन्टिनेंट पे मैं एक लाइन निकाल दूं ये वाली जिसका टेम्परेचर है लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लैटिट्यूड यहां पे ये इक्वेटर है और ये पोल है लेट्स सपोज, और ये 20 डिग्री सेल्सियस वाला आइसोथर्म निकाल दिया मैंने। अब मुझे बताओ कि अगर ये कौन सा मंथ बताया है यहां पे, मंथ बताया हुआ जनवरी, मतलब ये कौन सा सीजन चल रहा होगा नदर्न हेमिस्फीयर में, विंटर सीजन। तो ये विंटर सीजन चल रहा है। अब विंटर सीजन में अगर लैंड के ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ओशन के ऊपर यहां पे उसी लाइन में, बिल्कुल उसी लाइन में स्ट्रेट टेम्परेचर कितना होगा? हमें सबको पता है कि ड्यूरिंग विंटर सीजन द ओशन इज वार्म, इजंट इट? ओशन इज वार्म while the land is cold। तो अगर ये 20 डिग्री सेल्सियस है तो इसी आइसोथर्म में जनवरी लिखा हुआ है यहां पे, दैट मींस दिस इज द विंटर सीजन। तो यहां पर टेम्परेचर कितना मिलेगा? रिलेटिवली इट वुड बी बेटर, इट वुड बी मोर, 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलेगा यहां पे। व्हाई? बिकॉज द ओशंस आर वार्मर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो इसका मतलब अगर मुझे 20 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर चाहिए तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? ऊपर पोल की तरफ जाना है या नीचे इक्वेटर की तरफ आना है? मुझे पोल की तरफ जाना होगा, दैट मींस आई हैव टू गो ओवर हियर, क्योंकि नीचे जाऊंगा इक्वेटर की तरफ तो 22 डिग्री से थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। दैट्स व्हाई टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस वुड बी देयर ओवर हियर। तो 20 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब आइसोथर्मिक लाइन जो 20 डिग्री सेल्सियस वाली है उसको अगर आप कंसिडर करो तो क्या दिख रहा है आपको? आप अगर ओशन से लैंड की तरफ आ रहे हो तो इट इज गेटिंग डेविएटेड टुवर्ड्स साउथ, करेक्ट? बट अगर वही आप लैंड से ओशन की तरफ जा रहे हो तो इट इज गेटिंग डेविएटेड टुवर्ड्स नॉर्थ, करेक्ट है? व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम ओशन टू लैंड, साउथवर्ड डेविएशन। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लैंड टू ओशन, नॉर्थवर्ड डेविएशन। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू फॉलो, ये डेविएशन है यहां पर। तो चलो फिर स्टेटमेंट देखते हैं यहां पे।
आइसोथर्मल मैप इन द मंथ ऑफ जनवरी बोला हुआ है उन्होंने। द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन, यहां पे नॉर्थ है कि साउथ है? आइसोथर्म डेविएट टुवर्ड्स द साउथ, नॉट टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड करंट्स, Gulf Stream, North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder and isotherm bend towards the north. अब यहां पर देखो गलती क्या हुई है, the presence of cold ocean currents, Gulf Stream and the North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder. कोल्ड कैसे बनाएगा? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है दोनों की दोनों वार्म है, तो वार्म ओशन करंट कोल्ड कहां से बना देंगे? दैट मींस बोथ द स्टेटमेंट्स ओवर हियर आर फॉल्स. आंसर हैज टू बी D. Answer has to be D. Let's move forward. Which of the following countries are well known as the two longest cocoa producers in the world? आपकी एनसीईआरटी में इसका आंसर लिखा हुआ है. कई बार मैं बच्चों को बोलता हूं कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए सारी, बट अब होता क्या है ना कि बच्चों को लगता है कि नहीं हम तो सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे. बट अगर आप देखो आपकी 6, 7th और 8th की जो एनसीईआरटी है जिसमें हर कॉन्टिनेंट, ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें हर कॉन्टिनेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है, इन दोस एनसीईआरटीज दिस क्वेश्चन इज देयर, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वहां पे, और इसका आंसर है कोट डिवोर एंड घाना. ये कंट्रीज जो है वो कोकोआ प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है. With reference to Himalayan river joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which one of the following sequence is correct? अब मैं अपनी क्लास में बच्चों को है ना इसका न्यूमोनिक भी दिया था. बीए गंगाराम से यमुना टोन्स बोली गोमती का घाघरा सोने का, पुनपुन बोली वो गंदा, ये सुन के बागमती नदी 7 बद्दुआ. तो ये न्यूमोनिक था बेसिकली. तो आप इस न्यूमोनिक को अगर देखिए तो ऊपर से नीचे तक आ रही है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आ रही है वो रिवर्स. तो इस न्यूमोनिक में आंसर छुपा हुआ है. गोमती का घाघरा सोने का, पुनपुन बोली वो गंदा, गंदा मतलब गंडक, तो इसका मतलब गोमती, घाघरा, गंडक, और उसके बाद आती है लास्ट में कोसी. तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने को बोला है ना. तो दैट्स व्हाई मैं इसीलिए बच्चों को हमेशा कहता हूं कि रिवर्स का आपको स्ट्रक्चर या शेप याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उनके नाम याद कर लो, एक सीक्वेंस में याद कर लो कि कहां से वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कौन से स्टेट से कौन सी रिवर पास हो रही है, कितने स्टेट से एक रिवर पास हो रही है, ये सब कुछ आपको एक ऑब्जर्व्ड एक पता होना चाहिए सारी चीजें. सो बी वुड बी द आंसर ऑफ दिस वन. Next, consider the following statement. Rainfall is one of the reason for withering of rocks. Absolutely. बारिश की वजह से रॉक टूटते तो है, उनके अंदर मॉइस्चर आता है. So this statement is correct. Rainwater contains carbon dioxide in solution. Absolutely, carbon dioxide dissolves in water quite easily. इसका मतलब जब भी बारिश होती है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिक्स होता है. Rainwater contains atmospheric oxygen. ये भी सही है, तभी तो ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस होती है, जंग लगता है लोहे को. जब भी बारिश होती है तो जो भी मेटालिक मटेरियल होते हैं उनको जंग लगते हैं. सो हियर ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो हियर बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. सो ए वुड बी द आंसर. ठीक है ना. कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज ओवर हियर: फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया. So, how many of the countries have a border with North Sea? अब इसके लिए भी ना अपनी क्लास में एक न्यूमोनिक पढ़ाया था मैंने बच्चों को. गन सेंड टू BSF. गन सेंड टू BSF, जिसमें मैंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को अलग अलग बताया था, बट देन स्टिल यू कैन टेक इट एज अ यूके ऑल टुगेदर. ठीक है. तो जैसे ये इंग्लैंड है और ये BSF में स्कॉटलैंड है, सो दैट वेज. अब इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सी कंट्री. तो जर्मनी आती है और नॉर्वे आती है. ये 2 कंट्रीज जो है वो नॉर्थ सी को कनेक्ट करती है, तो इसी वजह से इसका आंसर है ओनली 2. फिनलैंड तो थोड़ा गल्फ ऑफ बोथनिया की तरफ आता है अंदर,
और रशिया तो बिल्कुल ही, उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है, वो तो रशिया तो काफी ईस्ट में है। एक ही है सिर्फ कैलिनग्रैड, तो कैलिनग्रैड देख सकते हैं उसके लिए। सो जर्मनी एंड नॉर्वे वुड बी द आंसर, ओनली टू वुड बी द आंसर इन दिस वन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। धुआंधार वाटरफॉल, मालवा रीजन, रिवर नर्मदा। देखो धुआंधार जो है वो नर्मदा पर है, बात सही है, बट क्या वो मालवा में है? तो मालवा में नहीं है, जबलपुर के पास है। जबलपुर कहाँ रह गया? मालवा प्लेटू इज वेरी फार अवे, सो इसी वजह से दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हुंद्रू, छोटा नागपुर, सुवर्णरेखा, ये सही है, सुवर्णरेखा रिवर पर हुंद्रू फॉल्स है। और गेरसोप्पा, जिसे जोग फॉल भी कहते हैं, इट्स ऑन शरावती रिवर, it is one of the highest, not the highest, but one of the highest waterfall in India. So here Gersoppa waterfall, which is also called as Jog waterfall, वेस्टर्न घाट्स में। क्या ये बिल्कुल सही है। नेत्रावती रिवर पर है क्या? नहीं, ये शरावती रिवर के ऊपर है। सो थर्ड स्टेटमेंट वुड ऑल्सो बी रॉन्ग। सो ओनली वन करेक्ट मैच इज ओनली वन। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेंट्रल एशिया वॉसिगस फोल्ड माउंटेन। वॉसिगस माउंटेन सेंट्रल एशिया में है क्या? नहीं, ये तो यूरोप में एल्प्स में है ये, तो इसी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यूरोप एल्प्स ब्लॉक माउंटेन, एल्प्स ब्लॉक माउंटेन है या फोल्ड माउंटेन है? दीज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स ओवर द अर्थ सरफेस, इसी वजह से यूरोप वाला भी गलत। नॉर्थ अमेरिका एपलेशियंस फोल्ड माउंटेन, बिल्कुल सही। साउथ अमेरिका एंडीज फोल्ड माउंटेन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो विच आर, हाउ मेनी ऑफ दीज आर ट्रू? टू, only two. B is the answer. 12th क्वेश्चन, ये हम लोग सीरीज ए के हिसाब से बता रही है आंसर, ठीक है। विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विथ ऑल्टीट्यूड। आप जितना हाइट में ऊपर की तरफ चले जाते जाओगे, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वुड रिड्यूस, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर वेपर, दैट इज समथिंग वी नीड टू नो। कहां पर होता है, कहां से मिलता है वाटर वेपर? एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस, राइट? तो जमीन से अगर ओशन हो गया, सी हो गया या रिवर, लेक्स, यहां से जो इवेपोरेशन होगा, उन इवेपोरेशन से ही तो फिर वाटर वेपर निकलेगा ना। तो दैट मीन्स दैट वाटर वेपर वुड बी मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड एट द बॉटम एंड एज वी गो अप द कंसेंट्रेशन वुड रिड्यूस। इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ओवर हियर इज करेक्ट। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स, है ना। देखो जितना हवा ठंडा होगा, द कोल्डर द एयर, लेसर वुड बी इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जितना ठंडा होगा उतनी उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, करेक्ट। और जितना गर्म होगा, वार्मर द एयर इज, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो भाई अगर पोल रीजन पे, पोल पे तो हवा बहुत ठंडी होती है, तो हवा ठंडी है और उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ही अगर बहुत कम है, तो वहां से मॉइस्चर आएगा कहां से? उसमें हाईएस्ट परसेंटेज तो कैसे आएगा? इसीलिए ये गलत है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो वो होगी ट्रॉपिकल रीजन्स में, ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है। सो दैट इज सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग ओवर हियर। ए इज द आंसर। Consider the following description. Annual and daily range of temperature is low. Precipitation occur throughout the year and precipitation varies between 50 to 250 centimeter. देखो, annual and daily range of temperature is low. What is range of temperature? The difference between the lowest and the highest temperature is called as the range of temperature. अब वो आप दिन के हिसाब से देखो तो वो daily range of temperature हो जाएगा, या फिर आप साल के हिसाब से देखो तो that will become the annual range of temperature. तो यहां पर दिस इज, मतलब ये जो टाइप ऑफ क्लाइमेट बताया उन्होंने, उन टाइप ऑफ क्लाइमेट में विच अमॉन्ग देम विच प्रॉपर्टीज आर फिटिंग इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो भाई ये ऐसा क्लाइमेट है जहां पे एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर तो बहुत कम है, मतलब यहाँ पे ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत ठंड होती है। प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 250 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा क्या यहाँ पे? पहले दो एक्सप्लेनेशन तो बैठ रहे इसमें, सही है, बट अगर आप तीसरे की बात करो तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर की बारिश इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में तो होने से रही, उससे ज्यादा ही होती है, 250 सेंटीमीटर के आसपास ही वहां पे बारिश होती है। दैट्स व्हाई ए कंटेंशन से गया। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें, अगेन डजंट मेक सेंस।
बट चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट और मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट अगर आप देखो तो ये दोनों बहुत ही क्लोज है। क्यों? कोई बच्चा बोलेगा कि सर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्यों नहीं है? क्योंकि वो एवरग्रीन जो बात करें ना यहाँ पे कि द प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर वाली बात है, तो प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में तो नहीं है। बट चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो साल भर बारिश होती है, यहाँ पर एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर भी कम है। बट सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर बारिश 50 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होती है? तो यहाँ की बारिश जो है वो 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर के आसपास, 175 सेंटीमीटर के आसपास। तो दैट मींस द रेनफॉल इज नॉट 50 सेंटीमीटर। इसी वजह से चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ऑल्सो आउट ऑफ कंटेंशन। क्या बचा है यहाँ पे? मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट जो है ना, ये डेवलप होता है ओशंस के ऊपर, ओशन मतलब वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पे, जो ओशन के आसपास है मोस्टली टेम्परेट एरियाज में। अब वहां पर जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया ना, सो अब उन जगहों पर चूंकि ये कोस्टल मतलब ओशन के आसपास है, इस वजह से यहां पर रेंज ऑफ टेम्परेचर तो हमेशा कम होगा, ना बहुत ज्यादा होगा ना बहुत कम होगा। और बारिश जो होगी ना, वो बारिश कम से कम 50 सेंटीमीटर, बट जब टेम्परेट साइक्लोन आएगा तो टेम्परेट साइक्लोन विल आल्सो ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल विद देम, तो उस वक्त वहां पर बारिश 200-250 सेंटीमीटर तक हो सकती है। एंड दैट्स व्हाई मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट विल बी द right explanation for this. With reference to Coriolis force, which of the following statement is or are correct? It increases with the increase in wind velocity. अपनी क्लास में ना मैंने एक बच्चों को एक सीक्वेंस बना के दिया था कि भाई आप अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इंक्रीज करोगे तो विंड वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्या होगी? विंड वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर आप विंड वेलोसिटी बढ़ाओगे तो इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी वुड रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन कोरियोलिस फोर्स, और आप अगर कोरियोलिस फोर्स बढ़ाओगे तो इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन। तो ये एक जो सीक्वेंस है वो हमेशा अपनी क्लास में बच्चों को बताता हूं। तो इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी वुड लीड टू इंक्रीज इन कोरियोलिस फोर्स, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ओवर हियर इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर, दैट्स आल्सो करेक्ट, है ना। इक्वेटर पे सबसे कम जीरो होता है, जीरो मतलब एब्सेंट होता है, और पोल पे जाओ तो वहां पे मैक्सिमम होगा। व्हाई? बिकॉज अगर आप देखो जो विंड होती है वो वहां पर पोलर रीजन में परपेंडिकुलर होती है एक्सिस से, और जो विंड होती है वो इक्वेटर पे पैरेलल होती है एक्सिस से। अगर आपको समझ में आए ये तो इट वर्क्स दिस वे। ये एक्सिस है, विंड यहां पर है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, विंड यहां पर है पैरेलल टू द एक्सिस। यहां की जो विंड है इक्वेटर वाली, तो इज पैरेलल टू एक्सिस। जो विंड परपेंडिकुलर होगी एक्सिस से उसका डिफ्लेक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, और जो विंड पैरेलल होगी उसका डिफ्लेक्टिव फोर्स कम होगा। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण अगर देना है तो हमारे पास जो चाबी होती है ना सबके पास, तो चाबी को बस ऐसे घुमाओ। इनिशियली आप घुमाओगे तो वो चाबी बिल्कुल आपके हाथ को पैरेलल होगी जब आप नहीं घुमाओगे उसको, और धीरे धीरे जब घुमाना शुरू करोगे धीरे 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 इट विल बिकम परपेंडिकुलर टू योर फिंगर लाइक दिस। जोर से घुमाओगे तो, एंड इट विल रिमेन एज इज जितनी देर तक घुमाते रहोगे। वापस घुमाना बंद करोगे तो इट विल अगेन कम बैक टू नॉर्मल पोजिशन वेयर its angle with your finger will be 0, and then when you increase the force in that case the deflection is maximum। समझ में आया आपको? सो इसी वजह से अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब यहां पर डिफ्लेक्शन फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा है, और ये पैरेलल है एक्सिस के हिसाब से, एक्सिस से, तो इसका मतलब यहां पर डिफ्लेक्शन फोर्स जो है वो है 0। दैट्स व्हाई द सेकेंड स्टेटमेंट ओवर हियर वुड आल्सो बी करेक्ट। आंसर इज सी। Next, on June 21 every year, which of the following latitudes experience a sunlight of more than 12 hours? June 21 मतलब ये समर सॉल्स्टाइस है कि विंटर सॉल्स्टाइस है? ये है समर सॉल्स्टाइस, है ना। समर सॉल्स्टाइस है, इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन आएगा, इसका मतलब वहां पर दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। समर सीजन में, अभी तो समर सीजन चल रहा है, तो दिन बड़ा होता है ना और रात छोटी होती है। दैट मींस यहां पर 12 घंटे से ज्यादा दिन होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इक्वेटर पे होगा क्या? नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पे नहीं। आर्कटिक सर्कल पे होगा क्या? हाँ बिल्कुल। इन आर्कटिक सर्कल वहां पर तो समर सॉल्स्टाइस मतलब वहां पे तो पूरी 6 महीने की दिन होगा,
दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दिस वुड बी 2 and 4. 2 and 4 वुड बी द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, one of the following regions has the world's largest tropical peatlands, which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels, and possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following denotes that region? अब ये ना न्यूज में था कि दुनिया का जो ऐसा एक एरिया है जो पीटलैंड, जहां पर बहुत ज्यादा होती है, मतलब स्वाम्पी एरियाज जहां पर बहुत सारा वुडन ट्रीज विच आर सबमर्ज इन वाटर. तो ऐसा रीजन कहां पर है? कॉन्गो बेसिन में. तो इतना है वहां पर कि बेसिकली इट कैन विच होल्ड्स अबाउट 3 years वर्थ ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन. इतनी ज्यादा वर्थ है. तो दैट इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, न्यूज में थी. इवन आप यूएनडीपी की साइट पर भी देखोगे तो उस पर कॉन्गो बेसिन ही इसका आंसर लिखा हुआ है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन द ड्वार्फ स्टार्स. तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? जायंट स्टार और ड्वार्फ स्टार. सबसे पहले समझो कि ये स्टार होते क्या है. स्टार्स बेसिकली दे आर वेरी बिग, बहुत बड़े होते हैं. करेक्ट. भले वो ड्वार्फ रहे या जायंट रहे, बट हमारे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में तो बहुत बड़े होते हैं ना. तो होता क्या है ना, व्हेन द स्टार्स आर वेरी बिग, जितना बड़ा होगा उतना वो उसके सेंटर पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा. करेक्ट. भाई हमारी धरती जितनी भी है तो सबसे ज्यादा फोर्स कहां जा रहा है? कोर के ऊपर, अर्थ के सेंटर में, है ना. अब धरती अगर और बड़ी होती तो कोर के ऊपर और ज्यादा फोर्स लगता. सिमिलरली स्टार्स का भी ऐसा ही है. स्टार्स में जितना बड़ा स्टार उसके सेंटर में उतना ही ज्यादा फोर्स लगता है. अब होता क्या है कि यहां पर जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इस फोर्स की वजह से, जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इस ट्रिमेंडस फोर्स की वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक दूसरे को फ्यूज हो जाते हैं. इसी को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. अब जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो उसमें से हेलियम बनता है और कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी निकल के आती है. एंड वो एनर्जी जो होती है वो बाहर की तरफ निकलती है, बिकॉज इट इज कमिंग आउटवर्ड्स. इसी वजह से स्टार जो है वो शाइन करता है. स्टार जितना बड़ा होगा और जितना ज्यादा शाइन करेगा, इसका मतलब वो उतना ज्यादा हाइड्रोजन को यूज कर रहा है. समझ में आया आपको? आप दो गाड़ियां ले लो, एक मारुति 800 जिसका एवरेज जो है वो 25-30 का है, और एक बहुत बड़ी कोई मर्सिडीज ले लो जिसका एवरेज हार्डली 6 से 7 का निकल के आ रहा है. जितनी बड़ी गाड़ी वो उतना ज्यादा फ्यूल यूज करेगी, फटाफट यूज कर लेगी और उसको बार बार रिफ्यूल करना पड़ेगा. बट जितनी छोटी गाड़ी वो बहुत दिनों तक चलेगी. सही है ना. सिमिलरली जितना बड़ा स्टार होता है ना, वो उतना फटाफट फ्यूल को कंज्यूम कर लेता है. इसी वजह से वो जल्दी मर जाता है, क्योंकि रिफ्यूल करने का तो कोई स्कोप नहीं है वहां पे. सो दैट्स व्हाई जायंट स्टार्स डाई अर्ली, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा फ्यूल को फटाफट यूज करते हैं. और जो ड्वार्फ स्टार्स होते हैं ना, वो फ्यूल को बहुत धीरे धीरे यूज करते हैं. आप बोलोगे कि वो यूज करना मतलब क्या बोल रहे हो आप? यूज करना इसका मतलब दीज स्टार्स बेसिकली उनके जो सेंटर में जो फोर्स होता है ना, वो फोर्स डिसाइड करता है कि फ्यूल कितना फटाफट यूज होगा. जायंट स्टार के सेंटर में फोर्स सबसे ज्यादा होता है, इसी वजह से ज्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक दूसरे को फ्यूज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा फ्यूज हो रहा है. और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस वहां पे फास्ट है. वाइल आप अगर ड्वार्फ स्टार की बात करो तो ड्वार्फ स्टार के कोर में वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो है वो धीरे 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 होती है. तो whereas dwarf stars life can be in the range of several million years वगैरह तक रहती है जायंट स्टार की लाइफ. ड्वार्फ स्टार कई बार बिलियंस और कई ड्वार्फ स्टार्स तो ऐसे जो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी जी सकते हैं, इतनी उनकी लाइफ होती है ना. सो चलो अभी वापस देखते हैं. जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन द ड्वार्फ स्टार्स. एब्सोल्युटली रॉन्ग. Compared to dwarf stars, giant stars have a greater rate of nuclear reactions. ये सही है. giant stars की न्यूक्लियर रिएक्शन ज्यादा होती है ना, क्योंकि वो ज्यादा फ्यूल यूज करते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट, recently the term pumped storage hydropower is actually appropriately discussed in the context of which one of the following? अब आप अगर देखो ये होता क्या है, pumped storage hydropower. ये एक ऐसी सिस्टम है जिसमें ऊपर के साइड में एक लेक बनाते हैं, जो माउंटेन के ऊपर के साइड में, हिल के ऊपर के साइड लेक होती है और नीचे भी एक लेक होती है. सो ऐसे दो जगह पे लेक बनाया जाता है. ऊपर के लेक का पानी नीचे की लेक में ट्रांसफर किया जाएगा और वो जब नीचे आएगा तब उस वक्त
उसकी नीचे आने वाली गति से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी. सो दैट इज बेसिकली नीचे वाले लेक में जब पानी नीचे आएगा तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज मैकेनिज्म. सो इसका आंसर आएगा सी. ना ये इरिगेशन के लिए है, ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए. दैट माइट बी द सेकेंडरी यूज ऑफ इट, बट इसका जो मेजर कंटेक्स्ट है वो इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज. नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट बॉर्डर between any two countries in the world is between what? Is between Canada and the United States of America. आप सोचो ना, कनाडा और यूएस के बीच वाली जो बाउंड्री वो तो है ही, और उसी के साथ साथ अलास्का और कनाडा के बीच में भी बाउंड्री है, तो दैट बाउंड्री वुड आल्सो गेट एडेड. इतनी बड़ी बाउंड्री दुनिया में किसी की नहीं है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ए. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Some pipeline is a strategic route for Persian Gulf oil and natural gas shipments to Europe. This is absolutely correct. अब ये सम्ड पाइपलाइन क्या है? करंट अफेयर्स का पार्ट है ये बेसिकली. सो सम्ड पाइपलाइन जो सुएज कनाल वाला जो है ना, अगर मैं यहां पर अफ्रीका निकालू ऐसे, ठीक है, सो यहां पर जो सुएज कनाल है ना, इन दिस पार्ट सुएज कनाल है, रेड सी है यहां पे, दिस इज रेड सी, सुएज कनाल, पर्शियन गल्फ यहां पर है ना. यहां से इजिप्ट से जाने वाला एक अलग से पाइपलाइन बनाई हुई है. नाउ दिस पाइपलाइन विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट, मतलब रादर देन गोइंग थ्रू अ सुएज कनाल, इस पाइपलाइन से ही ऑयल ट्रांसफर हो सकता है सीधा, जो रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है. सो फिर से देखते हैं अभी. सम पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप. सही है नहीं है? आपको मेडिटेरियन सी तक जा रहा है तो इसका मतलब सीधा यूरोप तक जा ही सकता है. सम पाइपलाइन कनेक्ट्स द रेड सी विद द मेडिटेरियन सी. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो हियर द आंसर वुड बी ए. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. नेक्स्ट, 89th क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म. नो वाटर एंटर्स रेड सी फ्रॉम द रिवर्स. हार्डली एनी वाटर. बस एक फ्लड वाटर आता है जो प्रॉपर रिवर नहीं कहा जाएगा जिसे. तो कोई भी रिवर जो है वो रेड सी में आके नहीं मिलती. और चूंकि रेड सी जो है ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाले रीजन में आता है, इस वजह से यहाँ पर ओवरऑल बारिश भी बिल्कुल कम है. प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म इज वेरी लेस ओवर हियर एंड दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच ओवर हियर द आंसर हैज टू बी ए. ठीक है, नो वाटर नहीं, नॉट ए एग्जैक्टली. Red Sea receives very little water. Yes, this is also true. No water enters the Red Sea from the rivers. This is also true. इसका आंसर है C. A नहीं है इसका आंसर, C है. ठीक है. So this is it. These are all answers which we have found out, guys. To our best capacity, these answers we feel that are correct. But अब होगा कि अलग अलग कीज में अलग अलग आएगा, बट हमने बहुत मेहनत ली है इन आंसर को, और कई जगह से हमने कई बार इसको क्रॉस चेक करके करेक्ट करा हुआ है. अगर यहाँ पर जैसे एक इशू हुआ तो मैंने भी करेक्ट कर दिया यहाँ पे. सो बी अश्योर्ड ऑफ दिस दैट व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड, दोज आंसर्स 99.9% दोज आंसर्स आर करेक्ट. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स. थैंक यू.